नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत जापान की मदद से भारत में बुलेट ट्रेन चलने का रास्ता साफ होने जा रहा है। जापान की मदद से भारत में बुलेट ट्रेन चलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टोक्यो में हुई शिखर वार्ता में मेजबान पीएम शिंजो आबे ने भारत में बुलेट ट्रेन के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद देने पर सहमति जताई है। जापान ने अगले 5 साल में भारत में दुगना निवेश करने की बात कही है। 5 साल के अंदर भारत में जापान 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा। ये भारी भरकम निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में मेट्रो प्रोजेक्ट में भी जापान मदद करेगा। अहमदाबाद में मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिसके लिए वित्तीय और तकनीकी मदद करने के लिए जापान ने सहमति दी है। भारत और जापान के बीच कई अहम करार पर हस्ताक्षर हुए। इनमें स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल हैं। क्योटो के तर्ज पर काशी को विकसित करने का समझौता पहले ही हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने परमाणु करार पर आगे बढ़ने पर सहमति जाहिर की। पीएम मोदी ने शांति के लिए परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करने पर जोर दिया। दोनों देश तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर राजी हुए। शिखर वार्ता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास और परिवर्तन में जापान की अहम भूमिका होगी और दोनों देश सोशल ग्लोबल पार्टनरशिप के आधार पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी विदेश नीति में जापान सबसे ऊपर है। जापान ने भारतीय कंपनियों पर लगी रोक हटाने का भी ऐलान किया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यह भी कहा कि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत को मदद की जाएगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में मेजबान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खास चाय पार्टी दी। परंपरा के मुताबिक मोदी जमीन पर बैठे और चाय पीते हुए आबे से चर्चा भी की। इस चाय पार्टी को जापान में चानोयू कहा जाता है। जापान दौरे के तीसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कारोबारियों के समारोह में भी शिरकत की। यहां उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भविष्य भारत और जापान में चानोयू कहा जाता है। जापान दौरे के तीसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कारोबारियों के समारोह में भी शिरकत की। यहां उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भविष्य भारत और जापान मिलकर तय करेंगे। 21वीं सदी एशिया की है, ये सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे बनते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 100 दिनों के कामकाज का डंका पीटा और कहा कि जो काम किए उसके परिणाम दिख रहे हैं। 100 दिन के भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस ये मेरी प्रायोरिटी। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेट से इट्स अ मैटर ऑफ गुड गवर्नेंस। टोक्यो में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पीएमओ में जापान प्लस नाम से एक टीम बनाई जाएगी जो जापान से जुड़े मुद्दों को देखेगी। हमने तय किया है कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में एक जापान प्लस इस भूमिका से एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम में क्रिएट करने जा रहा हूं। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजराती होने के चलते उनके खून में ही कारोबार है। क्योंकि बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में कहा कि चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद आज जरूरत है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी वो विस्तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में एनक्रोचमेंट करना, कहीं समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाकर कब्जा करना, इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से चीन बौखला गया है। चीनी सरकारी अखबार ने लिखा है कि जापान के पीएम शिंजो आबे चीन और भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार ने लिखा है कि ब्रिक्स में चीन और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, जबकि जापान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के 136 साल पुराने स्कूल में पहुंचे और यहां छात्रों से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत के स्कूलों में भी जापानी भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी।
पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नवाज शरीफ और प्रदर्शनकारियों के बीच में मध्यस्थता की पेशकश की है। पीएम पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। कल पीएम ने दोनों सदनों की मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान में सियासी संकट गहरा गया है। राजधानी इस्लामाबाद में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। एक ओर जहां प्रदर्शनकारी सचिवालय में घुस गए तो वहीं सरकारी टीवी चैनल पीटीवी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिनमें से कई कार्यकर्ता सचिवालय के अंदर भी घुस गए। यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई। पीएम आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भी समर्थकों को सचिवालय में घुसने से रोकने की कोशिश की। काफी देर तक बवाल जारी रहा। एक तरफ जहां सचिवालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान और कादरी के समर्थक गेट तोड़कर सरकारी टीवी चैनल पीटीवी के दफ्तर में घुस गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। पाकिस्तान में पीटीवी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों के घुसते ही चैनल का प्रसारण बंद हो गया। हंगामा बढ़ता देखकर सेना को बुलाया गया। सेना ने पीटीवी के दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला, जिसके बाद चैनल का प्रसारण फिर से शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने कहा कि पीटीवी के दफ्तर में घुसकर समर्थकों ने गलत किया। उन्होंने समर्थकों को फौरन चैनल के दफ्तर से बाहर निकलने की हिदायत दी। पीटीवी पाकिस्तान का इदारा है। मैं सारे कारकुनों को सख्ती से कहता हूं कि बाहर निकले वहां से। अगर आपने सिर्फ गेट के बाहर खड़े होने उधर पोशाक खड़े हो। इमरान खान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर कानून भंग करने का आरोप लगाया गया है। इमरान खान ने पुलिस के आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि हमारे समर्थकों ने कानून नहीं तोड़ा। पाकिस्तान आवामी तहरीके के मुखिया प्रमुख ताहिर उल कादरी ने भी सख्त लहजे में अपने समर्थकों को चेताया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी भवन के अंदर नहीं घुसेगा। तमाम प्रोटेस्टर्स और अवाम जो मार्च के शुरका हैं, उन सबको सख्ती से हिदायत की जाती है कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होना। पाकिस्तान में बीते 14 दिनों से जोरदार प्रदर्शनों का दौर जारी है। इमरान खान और ताहिर कादरी का आरोप है कि नवाज शरीफ ने बीते चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की थी। उनकी मांग है कि नवाज इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव कराए जाएं। नेपाल में होने वाले सार्क सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के गृह मंत्री से अलग होने से मुलाकात नहीं करेंगे। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि पाक गृह मंत्री और राजनाथ की संभावित मुलाकात की खबरें सही नहीं है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा है कि गृह मंत्री मानते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं। उधर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीएसएफ से कहा कि पाकिस्तान फायरिंग करे तो पाकिस्तानी सेना को सफेद झंडे दिखाने के बजाय उसे मुंहतोड़ जवाब दें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। स्कूल के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा कर एबीवीपी कार्यकर्ता सिंधिया स्कूल में बिहार के सहकारिता मंत्री के बेटे के साथ हुई रैगिंग के मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उनसे उलझ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ता सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे। इस दौरान पुलिस और छात्रों में जमकर झड़प हुई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए सिंधिया स्कूल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की थी। छात्र बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर जमकर बवाल हुआ। सिंधिया स्कूल के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान छात्र और पुलिस वाले एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आए। छात्रों के पीछे हटते ना देख पुलिस ने लाठियां बरसाई। दिल्ली में हाउसिंग स्कीम लॉन्च होते ही डीडीए की वेबसाइट क्रैश कर गई। दरअसल एक साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वेबसाइट पर क्लिक किया था, जिससे साइट क्रैश हो गई। इसके चलते ऑनलाइन आवेदन करने वालों को भारी परेशानी हुई। वहीं डीडीए की हाउसिंग स्कीम लॉन्च होते ही फॉर्म लेने के लिए लोगों का तांता लग गया। डीडीए के दफ्तर में लंबी लंबी कतारें लग गई। राजधानी दिल्ली में आशियाने की आस में लगे लोगों को फॉर्म लेने में काफी मुश्किलें भी पेश आई।
इससे पहले आज सुबह डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई। नई स्कीम में अलग अलग श्रेणी के करीब 25,000 फ्लैट्स हैं। इनकी कीमत 6 लाख से 1 करोड़ तक है। डीडीए हाउसिंग स्कीम के एक फॉर्म की कीमत 150 रुपए है। 18 साल की उम्र का कोई भी शख्स आवेदन कर सकता है। हालांकि एक शख्स का एक ही आवेदन मान्य होगा। हाउसिंग स्कीम के फॉर्म 13 बैंकों की शाखाओं में भी उपलब्ध है। डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर भी हाउसिंग स्कीम का फॉर्म उपलब्ध होगा। 9 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जा सकेंगे। माना जा रहा है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के 20 दिन बाद यानी कि 29 अक्टूबर को ड्रॉ निकलेगा। फॉर्म भरने के लिए सामान्य वर्ग के आवेदकों को 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस भी देना होगा। कमजोर आर्थिक वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ये फीस 10,000 ही रखी गई है। ड्रॉ में फ्लैट नहीं निकलता है तो रजिस्ट्रेशन फीस वापस हो जाएगा। हालांकि अगर आपने डीडीए के हाउसिंग स्कीम फॉर्म में गलत जानकारी दी तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जब्त कर ली जाएगी। ड्रॉ में फ्लैट निकलने पर 5 साल तक आप उसे बेच नहीं सकेंगे। माना जा रहा है कि 31 मार्च 2015 तक फ्लैट अलॉट हो जाएंगे। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम में कुल 25,034 फ्लैट्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 22,627 फ्लैट्स 1 BHK हैं। इनकी कीमत 14 से 22 लाख तक है। 700 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट्स हैं, जिनकी कीमत 6 से 11 लाख तक है। अधिकतर फ्लैट्स नरेला, द्वारका और रोहिणी में है। डीडीए हाउसिंग स्कीम के फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI, ICICI, येस, HDFC, एक्सिस, सिंडिकेट, कॉर्पोरेशन बैंक, कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक में मिलेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है, लेकिन इस साल सरकार के एक सर्कुलर से विवाद पैदा हो गया है, जिसमें कहा गया है कि इस बार टीचर्स डे को गुरु उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। सरकार की 2 सहयोगी TMK और MDMK ने भी इसका विरोध किया है। दोनों दलों ने इसे संस्कृत को थोपने का गोपनीय प्रयास बताते हुए तुरंत टीचर्स डे को गुरु उत्सव घोषित करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। शिक्षक दिवस को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि सभी स्कूल इस दौरान होने वाले पीएम का भाषण लाइव दिखाएं। स्कूलों से कहा गया है कि वो बच्चों को 3 बजे पीएम का भाषण लाइव दिखाएं। छात्रों को देर तक स्कूल में रोककर पीएम का भाषण लाइव सुनाए जाने के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने कहा कि वो इस सर्कुलर का पालन नहीं करेगी। पीएम का भाषण लाइव दिखाए जाने पर बवाल मचता देख केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम पूरी तरह से ऐच्छिक है, यानी जो स्कूल भाषण लाइव दिखाना चाहें वो दिखाएं, जो नहीं चाहते हैं वो मत दिखाएं। 2 दिनों के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 सड़कों का उद्घाटन किया। साथ ही हरचंदपुर गांव में उन्होंने लोगों की समस्याएं जानी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह केरल दौरे पर हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के दफ्तर में शाह पहुंचे और नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के उपचुनाव में प्रचार करने पर रोक लगाने की भी मांग की। दरअसल हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां 10% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं वहां दंगे होते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बयान से सूबे का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे। लखनऊ में बीजेपी सांसद अखिलेश सरकार की नीतियों और बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी सांसदों ने धरना दिया। धरने में राज्य भर के 30 से ज्यादा बीजेपी सांसद शामिल हुए। उधर गोरखपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने धरना दिया। डीएम ऑफिस के बाहर योगी के साथ धरना प्रदर्शन में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी से गठबंधन को हिंदुत्व की पक्की गांठ का नाम दिया गया है। संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि बीजेपी शिवसेना में तनाव की बेवजह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो सही नहीं। सामना में उद्धव ठाकरे ने यह भी लिखा कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन का हाल हरियाणा जनहित कांग्रेस जैसा नहीं होगा। ठाकरे ने बीजेपी एजेसी के गठबंधन टूटने के लिए कुलदीप बिश्नोई को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अब देश भर में जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। पहले उन्हें सिर्फ तमिलनाडु में ही जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी। स्वामी ने जेड+ सिक्योरिटी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि किन कोल ब्लॉक को रद्द किया जाए और किन का आवंटन रद्द नहीं किया जाए।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन 46 कोल ब्लॉक में काम चल रहा है उसे रद्द नहीं किया जाए। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाकी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं। दरअसल पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 से अब तक हुए 218 कोल ब्लॉक आवंटन को अवैध ठहराया था, जिसके बाद ही इन कोल ब्लॉक आवंटन के रद्द होने के कयास लगने लगे थे। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को कोल ब्लॉक के हुए आवंटन को लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। दरअसल सीबीआई के कुमार मंगलम बिरला और उनकी कंपनी हिंडाल्को को लेकर क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी। कथित रिश्वतखोरी मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। अर्जी में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार या तो बोस के जिंदा रहने के सबूत दे या फिर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे। मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस केस में महाराष्ट्र सरकार को पार्टी बनाने की मांग को खारिज कर दिया गया। शूटर तारा शाहदेव से लव जिहाद के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को रांची कोर्ट ने फिर से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पेशी के दौरान रंजीत उर्फ रकीबुल ने मीडिया को धमकाने की भी कोशिश की। खुद को शरीफ बताते हुए रंजीत ने कहा कि उसे मीडिया बदनाम कर रहा है। 36 सिम कार्ड को लेकर पूछे गए सवाल पर रंजीत उर्फ रकीबुल मीडिया पर ही भड़क गया। रंजीत उर्फ रकीबुल ने अपनी पत्नी तारा शाहदेव पर भी निशाना साधा। उसने कहा कि उसकी पत्नी निशानेबाज है, इसीलिए घर में उसने AK-47 देखे होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में 821 साल बाद आज से दोबारा पढ़ाई शुरू हो गई है। जापान और भूटान के एक छात्र समेत कुल 15 छात्रों ने यहां पर एडमिशन लिया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने किंगफिशर एयरलाइंस और इसके मालिक विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। दिल्ली से सटे नोएडा में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। हादसा नोएडा सेक्टर 71 के चौराहे पर हुआ, जहां एक कंपनी की बस और ट्रक में आपस में भिड़ंत हो गई। नोएडा सेक्टर 21 में भी चौराहे पर एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की जान चली गई। लखनऊ में एक क्लिनिक असिस्टेंट की डेंटल कॉलेज की छत से गिरने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मुंबई के वर्ली इलाके में एक प्रोफेसर ने सी लिंक से समंदर में कूदकर जान दे दी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में स्वामी दयानंद अस्पताल में बम की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मानसिक रूप से बीमार एक लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। दिल्ली के हौश खास इलाके में एक नौकरानी से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के बोरीवली इलाके में 5 साल की एक बच्ची की लाश मिली है। बच्ची की लाश बोरीवली नेशनल पार्क ब्रिज के नीचे मिली है। यूपी के गोंडा में एक टीचर पर नाबालिग छात्रा से रेप करने का आरोप लगा है। दिल्ली के स्वरूपनगर इलाके में देर रात एक बेटे ने मामूली झगड़े के बाद अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है पिता और बेटे के बीच घर का खर्च चलाने के मुद्दे पर बहस हुई थी। पिता ने बेटे से घर का पूरा खर्च उठाने को कहा, जिस पर बेटा भड़क उठा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक कच्चा बनियान गिरोह के बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की। बदमाशों के हमले में एक बच्ची और 3 महिलाओं समेत 5 लोग जख्मी हो गए। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक जिंदा शख्स को मृत बताकर मुर्दा वार्ड में भेज दिया। दरअसल 10 दिन पहले सड़क हादसे में घायल इस शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। मुखबधिर होने के कारण ये शख्स अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने 29 अगस्त को इस जिंदा शख्स को मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस इस व्यक्ति की तलाश करती हुई अस्पताल आई तो वो जिंदा मिला। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी को 2 महीने का वक्त दिया है।